नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 5th इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रीज को अगर हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं, देखिए जो नोटबुक आप यूज करते हैं वो अपना एक सफ़र स्टार्ट करता है एक पेड़ से। ठीक है, कैसे स्टार्ट करता है ज़रा समझते हैं। जैसे पेड़ को काटा जाता है और उस पेड़ को भेजा जाता है एक पल्प मिल में। ठीक है, इसको एक पल्प मिल में भेजा जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। वुड पल्प में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स। इस पल्प में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और मशीनों के द्वारा उसको फाइनली एक पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस where ink made from chemicals was used to paint the lines on this page। तो डिफरेंट केमिकल से इंक बनाई जाती है और उस इंक का यूज होता है इस पेपर पे लाइन खींचने के लिए। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। उसको नोटबुक के फॉर्म में उसको बाउंड किया जाता है, पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिलता है? नोटबुक। और हम कह सकते हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो नोटबुक है, और जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो क्या था? एक ट्री। और डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा एक ट्री को नोटबुक में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन किया जाता है। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। दिस रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पल्प को पहले पेपर में कन्वर्ट किया, पेपर को फिर नोटबुक में कन्वर्ट किया। तो दो प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हुए मैन्युफैक्चरिंग के। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन have had value added to them at each stage of the manufacturing process। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हमने कहा कि हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन होता है, तो पल्प में वैल्यू एडिशन हुआ, क्लॉथ में वैल्यू एडिशन हुआ और फाइनली हमें नोटबुक मिलके बन के तैयार मिला। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। जिस रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू उससे अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पे मैन्युफैक्चरिंग के हम वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन देखते हैं। क्या है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। या तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या फिर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री जो कि एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल को माइन किया जाता है, नेचुरली अवेलेबल कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइन से। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन हो गई हमारी। That is concerned with production of goods, extraction of minerals and the provision of services। तो अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमें इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो इंडस्ट्रीज को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। इट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक किसके पास है उसके बेसिस पे। तो पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल के बेस पे। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, और भी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री हो सकती है डिपेंडिंग ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, Agro-based industries use plant and animals-based products as their raw material। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है हमारी, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। कॉटन भी एक फाइबर है जो नेचुरली ग्रोन किया जाता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें
काऊ, बफेलो और अदर मिल्चिंग एनिमल से मिलते हैं। और लेदर इंडस्ट्री, लेदर कहाँ से मिलती है? हमें एनिमल से मिलती है, और एनिमल को रियर किया पाला जाता है, और एनिमल्स को पालना भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। मिनरल और ओर को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे अगर आयरन बनाया है हमने एक फैक्ट्री में, तो आयरन का यूज दूसरी फैक्ट्री में यूज हो रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आयरन का यूज हो रहा है, तो आयरन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज। Iron made from iron ore is the product of the mineral based industry. This is used as raw material for the manufacturing of number of other products such as heavy machineries. Heavy machinery में भी आयरन का यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोचेज में भी आयरन का यूज होता है, ऑटोमोबाइल में भी आयरन का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज। मैरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल। हमारे समुद्र से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर एग्जाम्पल्स। ये मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की। जो भी हमें फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, ट्रीज से हम पेपर बना सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में, उससे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का यूज होता है। फर्नीचर बनाने के लिए वुड का यूज होता है, वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है। डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी वुड का यूज होता है, और वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो ये रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं साइज के बेस पे। इंडस्ट्रीज का साइज कितना है उस बेसिस पे। साइज का मतलब यहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वहाँ पे, मतलब कितना हमने पैसा उस इंडस्ट्रीज में लगाया है, कितने एम्प्लॉयज वहाँ पे वर्क करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्शन है उसका कितना वॉल्यूम है। ठीक है, इस बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो साइज के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। जो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं या फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं, आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम होता है यहाँ पे, लोकल आर्टिसंस हैं वही स्मॉल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे बास्केट वीविंग है, पोट्री है और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, लेबर भी बहुत कम लगती है, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम होता है, टेक्नोलॉजी भी कम यूज होती है, और लार्ज इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कैपिटल ज़्यादा यूज होती है, और लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब थर्ड क्लासिफिकेशन है ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक आदमी भी हो सकता है उसका मालिक, या एक से अधिक आदमी भी उसके मालिक हो सकते हैं, बट वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनकी। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं
उनका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट ही अपने अकॉर्डिंगली उनको ऑपरेट और रेगुलेट करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जैसे BHEL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, ये सब स्टेट ओन्ड कंपनीज है, इनको हम पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर ये है कि उनकी ओनरशिप जॉइंटली होती है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट प्लेयर्स की भी, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब आपकी बुक में दिया हुआ है मारुति उद्योग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग अब जॉइंट सेक्टर में नहीं रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप बेच दी है। अब जॉइंट सेक्टर में जैसे BSES है दिल्ली में, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, वो जॉइंट सेक्टर में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? कोऑपरेटिव सेक्टर है जैसे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी कंबाइंड ओनरशिप होती है, ठीक है। Cooperative sectors industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers और both। जैसे आनंद मिल्क है, ठीक है, आनंद मिल्क है या सुधा डेयरी है या अमूल मिल्क है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। किस लोकेशन पे कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, उसके लिए क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। दूसरा है लैंड, वाटर, लेबर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई और दूसरी पावर भी हो सकती है, जैसे हमारे मिनरल ऑयल से पावर लेते हैं। कैपिटल, किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल को वहाँ पे लाने के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स मार्केट की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है इंडस्ट्री का, तो मार्केट की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। देखिए, सारे फैक्टर्स तो एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सारे फैक्टर्स एक जगह नहीं मिल पाते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं इनमें से कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हों वहाँ पे, ताकि इंडस्ट्रीज को हम इजीली स्टेब्लिश कर सकें। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर so that industries may be located in backward areas। जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए गवर्नमेंट समटाइम्स कुछ इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि पावर में उन्होंने सब्सिडी दे दी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम कर दी, या फिर जो लैंड है लैंड सस्ते दामों पे दे दी, या डिफरेंट टैक्सेशन में कुछ रिलीफ दे दिया, जिससे कि इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में स्टेब्लिश हों और बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नॉर्मली जो भी रीजन्स हैं उनका ग्रोथ होता है और डिफरेंट टाउन्स और सिटीज वहाँ पे स्टेब्लिश होते हैं। जैसे कि जैसे कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश हुई, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत है तो लोकल लोगों को रोजगार मिल जाता है। बाहर के लोग अगर वहाँ पे आके काम करते हैं तो उनको रहने के लिए ज़रूरत है, खाने पीने के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे मार्केट डेवलप हो जाता है, ठीक है। रियल एस्टेट डेवलप हो जाएगा वहाँ पे उनके लिए ज़रूरत के लिए मार्केट डेवलप हो जाएगा। इस तरीके उस रीजन का डेवलपमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वेरियस प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ द लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर and other infrastructure. The processes includes a wide range of activities that convert the raw material into finished product। जो different activities जो raw material को एक final product में convert करती हैं उनको हम बोलते हैं processes। The outputs are the end product and the income earned from it। Output क्या है? End product, जिसकी final market में कुछ value है। In case of the textile industry,
एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लें, द इनपुट्स में भी कॉटन जो उसके लिए रॉ मटेरियल है, ह्यूमन लेबर जो उसको कॉटन को वीविंग के लिए लेबर की जरूरत है, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये इनपुट है। द प्रोसेस इंक्लूडिंग गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। और फाइनल जो प्रोडक्ट निकल के आया, जैसे कि हमारी शर्ट निकल के आई जिसको हम पहनेंगे, वो हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट हुआ। जैसे हम अगर पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो ट्री हमारा रॉ मटेरियल है, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। पेपर को पल्प में कन्वर्ट किया, पल्प को फिर पेपर में बनाया, पेपर को फिर लाइनिंग किया, उसको फिर बाइंडिंग किया, पैकिंग किया, फिर फाइनल नोटबुक बनी। तो इस केस में पेपर की नोटबुक हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और ट्री हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स की। Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Different industries एक जगह पे स्टेब्लिश हो जाती हैं और इंडस्ट्रीज एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्रीज का जो फाइनल प्रोडक्ट है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, या एक इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल भी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है। और दो इंडस्ट्री एक साथ हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ सकता है, वो घट सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, लेबर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स चाहिए वो कंबाइंडली हम बना सकते हैं। जैसे पीने के लिए पानी चाहिए, उसको कंबाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, रहने के लिए घर चाहिए, वो कंबाइंड बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री एक रीजन में अगर सारी हो जाती हैं तो उसका म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। एग्लोमरेशन इफेक्ट बोलते हैं इसे। Major industrial region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and South Asia, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड डिफरेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ठीक है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में बात करते हैं तो हम मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है वेस्ट बंगाल का, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है गुजरात का, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट। छोटा नागपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर्स, ये अवेलेबल है। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन, ये सब डिफरेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की। दोस्तों देखो, इंडस्ट्रीज में डिजास्टर तो होने नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा सावधानी से काम होना चाहिए, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभार किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, एक्सीडेंटली या इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। देखो, एक 1984 में एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि पेस्टिसाइड्स बनाती है, तो यहाँ पे एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यूज होती है, तो उसका लीकेज हुआ था। तो उसकी वजह से ऑफिशियल डेथ टोल था 3,598 लोगों की जान गई थी। और जो बहुत से लोग जो सरवाइव भी कर गए थे, उसमें से कई लोग कई बीमारियों से, जैसे ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, इन सब से सफ़र कर रहे हैं या करते थे। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा इंसिडेंट हम बात करते हैं, 23 दिसंबर 2005 को हुआ था। ये हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था गाओ कियाओ चोंगिंग, चाइना में है। इसमें 243 पीपल मारे गए थे और अराउंड 9000 लोग इंजर्ड हुए थे। और इस जगह से करीब 64,000 पीपल्स को इवैक्यूएट करना पड़ा था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद भागने में असमर्थ होने के कारण कई लोग मारे गए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आईज, स्किन्स एंड लंग्स फ्रॉम द गैस, ठीक है। जो लोग नहीं भाग पाए उनको बर्न्स जल गए, वो आईज बर्न या स्किन बर्न्स या लंग्स में प्रॉब्लम हुई, डिफरेंट गैसेस जो इवॉल्व हुई एक्सप्लोजन के बाद उसकी वजह से। तो इन सब एक्सीडेंट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं इसकी वजह से ये एक्सीडेंट रिड्यूस हो।
फर्स्ट क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं स्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, प्रिकॉशन का सबसे पहला तरीका ये है। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट्स। जो लोग हैं वहाँ पे अगर रह रहे हैं किसी इंडस्ट्रीज में, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि हैजार्डस मटेरियल यहाँ पे क्या स्टोर किए गए हैं और उनके एक्सीडेंट होने पे क्या प्रभाव हो सकते हैं। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। आग लगने पर फायर वार्निंग या फायर फाइटिंग सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। अगर इनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत ये प्रभाव में आना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको स्टोरेज एक लिमिटेड तरीके से किया जाना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज एयर में जो पॉल्यूशन डिस्पर्स करती हैं उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को दोनों को इम्प्रूव करना चाहिए। इस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और क्वांटिटी को कम करना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। द मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। ये आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एक पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत समय से लोग इस इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अभी रिसेंटली इमर्ज हुई है। The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industries is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इस रीजन्स में ही, इन कंट्रीज में ही क्यों लिमिटेड है, इसका हम डिटेल में आगे बताते हैं आपको क्या रीजन है। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली सिलिकॉन वैली में या फिर बेंगलोर में लिमिट